नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ओम डिजिटल स्टडी पर। साथियों, मैं आपको बता दूं, हमारा ये लास्ट पार्ट है। ये 500 क्वेश्चनों की सीरीज का यानी 16 नंबर पार्ट लास्ट पार्ट है। मैं आपको 475 नंबर क्वेश्चन तक करवा चुका हूं। आज 475 से 500 तक कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम थ्योरी क्लास स्टार्ट करेंगे और ये जो थ्योरी क्लास होगी आपकी हर प्रकार के एग्जाम को कवर करेगी। मैं आपसे दावा करता हूं साथियों, एक बार क्लास लेके देखना, फिर आपको पता चलेगा कितना अच्छा कंटेंट आपको मिलता है। ठीक है, हर प्रकार के एग्जाम की यानी इस इंडिया के अंदर कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको दूंगा, है ना। बहुत जबरदस्त कंसेप्ट आपको देने वाला हूं थ्योरी क्लास में, तो इसको देखना नहीं भूलना है। अच्छा, मैंने आपको 2 पार्ट करवा दिए हैं 500 क्वेश्चनों के, यानी कहने का मतलब 1000 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। 1000 क्वेश्चन करवा दिए हैं साइंस के। इनकी जो PDF है वो आपको मिलेगी, हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से आप इनकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। इनकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए, आपको PDF दोनों की मिल जाएगी। PDF में आपको 2 तरीके से दे रहा हूं, एक तो आपको प्रैक्टिस के लिए ऊपर तो बिना आंसर के साथ, और फिर उसी के नीचे आपको मैं दे रहा हूं आंसर के साथ, ठीक है ना। इनको आप ले सकते हैं। चलिए, तो बात करते हैं आज के इस पार्ट की और बात करते हैं 476 नंबर क्वेश्चन से। चलिए, तो देखिए हमारा फिजिक्स है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। कहने का मतलब 500 क्वेश्चन आज कंप्लीट हो जाएंगे, तो आपको खुशी की अनुभूति हो रही होगी, क्योंकि मैंने आपको 1000 क्वेश्चन करवाए और बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। साथियों, ये जो 1000 क्वेश्चन है ये अलग अलग एग्जाम में और बहुत अच्छे तरीके से बार बार रिपीट किए गए हैं। वही क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिए थे जो बड़े इंपॉर्टेंट है ना। चलिए, तो शुरू करते हैं 476 नंबर क्वेश्चन से। 476 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इसको मैं कर देता हूं जूम। देखिए, 476 नंबर क्वेश्चन है कि चलन द्वारा या फिर चालन द्वारा उष्मा का संचरण कौन से पदार्थों में होता है। चालन के द्वारा जो उष्मा का संचरण होता है वो कौन से पदार्थों के अंदर होता है। चालन का मतलब ये है कि ये कण है, ये दूसरा कण है, ये तीसरा कण है, यानी इस प्रकार से ये कण गर्म है तो ये इसको इस प्रकार से चला जाता है आगे से आगे, इस प्रकार से, है ना। इस प्रकार से उष्मा चलती है, वो किसके अंदर चलती है, तो ये चलती है ठोस के अंदर। चालन के द्वारा उष्मा का जो संचरण है वो किसके अंदर होता है, ठोस के अंदर होता है। अच्छा, द्रव के अंदर और गैस के अंदर, इन द्रव और गैस दोनों के अंदर संवहन विधि के द्वारा, कौन सी विधि के द्वारा, संवहन विधि के द्वारा संचरण होता है उष्मा का, गैस और द्रव दोनों के अंदर। अच्छा, संवहन विधि क्या होती है इसमें क्या होता है कि मान लो हम इसको गर्म करते हैं तो ये नीचे का जो कण होता है, नीचे के जो कण होते हैं वो क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, और वो हल्के होकर के कहाँ चले जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं, और ऊपर वाले कहाँ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं। इस प्रकार से संवहन होता रहता है। गर्म होते जाते हैं ऊपर चले जाते हैं, गर्म होते ही ऊपर चले जाते हैं, गर्म होते ही ऊपर चले जाते हैं, और ऊपर वाले कहाँ चले जाते हैं, नीचे आते जाते हैं। इस प्रकार से तो इस विधि को बोलते हैं संवहन विधि। तो संवहन विधि के द्वारा द्रव और गैस में क्या होता है, संचरण होता है उष्मा का। ध्यान रखोगे आप अच्छे से। अगला क्वेश्चन है, संवहन द्वारा उष्मा का संचरण कौन से पदार्थों में होता है। तो संवहन के द्वारा जो उष्मा का संचरण होता है साथी, वो गैस और द्रव दोनों में होता है। ऑप्शन नंबर बी और सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों, ठीक है ना। संवहन विधि के द्वारा अभी मैंने आपको बताया है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश किस विधि द्वारा पृथ्वी पर पहुंचता है। तो प्रकाश जो है ना वो विकिरण विधि के द्वारा, कौन सी विधि के द्वारा, विकिरण विधि के द्वारा हमारे कहां पहुंचता है, पृथ्वी के ऊपर पहुंचता है। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। प्रकाश विकिरण विधि के द्वारा हमारे कहां पहुंचता है, धरती के ऊपर पहुंचता है। और वो जो विकिरण होती है साथियों, उस विकिरण में कण प्रकृति भी कहा जाता है, और उसको हम तरंग प्रकृति भी बोलते हैं, है ना। द्वैत प्रकृति कहा जाता है प्रकाशीय किरण को। प्रकाशीय किरण की क्या होती है, द्वैत प्रकृति होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हस्ताक्षर पहचानने में किसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए, ऐदर से छपाई या फिर ऐदर से लिखाई जिसको बोल सकते हैं। ऐदर से छपाई हो गया, ऐदर से लिखाई हो गया, है ना, सिग्नेचर हो गया। इन प्रकार की जो मतलब सामग्रियां होती हैं उनको पहचानने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो इनको पहचानने के लिए हम उपयोग करते हैं पराबैंगनी किरणों का। किसका उपयोग करते हैं, पराबैंगनी किरणों का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी, पराबैंगनी किरणों की खोज की थी रिटर नाम के व्यक्ति ने, ठीक है। अच्छा, दृश्य किरण के बारे में आपको जानना है, दृश्य किरण क्या है। दृश्य किरण की अगर बात करते हैं तो इस दृश्य किरण की खोज की थी न्यूटन ने। किसने की थी, न्यूटन ने की थी, ध्यान रखना। और ये जो है ना, ये दृश्य किरण जो होती है ना, इसी दृश्य किरण के कारण क्या होती है,
परावर्तन, अपवर्तन, ध्रुवण, व्यतिकरण, इनकी घटनाएं क्या होती हैं? घटित होती हैं इस दर्शी किरण के कारण। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, अवरक्त किरण की अगर बात करते हैं तो अवरक्त किरण की जो खोज है वो हर्सेल नाम के व्यक्ति ने की थी। किसने की थी? हर्सेल नाम के व्यक्ति ने अवरक्त किरण की खोज की थी। एक नंबर बात। दूसरी बात, अवरक्त किरण का उपयोग कहाँ पर होता है? तो जो आपका रिमोट सेंसिंग होता है, रिमोट टीवी का जो रिमोट होता है ना, उसमें जो सेंसर के रूप में किसका उपयोग होता है? अवरक्त किरणों का उपयोग होता है। अगर हम बात करते हैं एक्स किरणों की, तो एक्स किरणों की खोज वो किसने की थी? रोहंटजन नाम के व्यक्ति ने की थी। किसने की थी? रोहंटजन नाम के व्यक्ति ने। और एक्स किरणों का जो का उपयोग है ना, वो टूटी हुई हड्डियों के जांच में किया जाता है, एक्सरे के रूप में, है ना। एक्सरे के रूप में इनका क्या होता है? उपयोग किया जाता है एक्स किरणों का। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि कमरे में ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार से होता है? यानी ऊष्मा का स्थानांतरण कमरे में, यानी एक कमरा है, उस कमरे में ऊष्मा का जो स्थानांतरण है वो किसके द्वारा होता है? भाई कमरे के अंदर क्या होती है? गैस होती है, और गैस में किसके माध्यम से होता है? संवहन माध्यम से, है ना। कोई कमरे के अंदर जो है ना वो ठोस नहीं है कोई पदार्थ, उसके अंदर क्या है? खाली स्थान है कमरे के अंदर, और वहां पर क्या मिलेगी आपको? गैस मिलेगी। और गैसों में जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है वो किसके माध्यम से होता है? संवहन के माध्यम से होता है। बिल्कुल लॉजिकली क्वेश्चन है, आराम से बता सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि एक लाल कांच के टुकड़े को अंधेरे में गर्म करने पर वह कैसा दिखाई देगा? यानी एक लाल कांच का टुकड़ा है, उस लाल कांच के टुकड़े को हम क्या करते हैं? अंधेरे में गर्म करते हैं, तो वो दिखाई देता है साथियों काला। कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। ठीक है ना। अगर इसी को हम क्या कर देंगे? 1600 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर गर्म कर देंगे तो ये कैसा दिखाई देने लगेगा? सफेद दिखाई देने लगेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट। इसे भी लाल कांच के टुकड़े को अंधेरे में गर्म करने पर वो कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन है कि काली चमड़ी वाला व्यक्ति सफेद चमड़ी वाले व्यक्ति की तुलना में महसूस करता है अधिक गर्मी अधिक ठंड, अधिक गर्मी कम ठंड, या फिर कम गर्मी अधिक ठंड, या फिर कम गर्मी कम ठंड। देखिए आपको पता है जो काला होता है ना, काला, कोई भी काला, चाहे वस्तु हो चाहे वो रंग हो, काला रंग क्या करता है? प्रकाश किरणों को अवशोषित करने का काम करता है। प्रकाश किरणों को क्या करता है? अवशोषित करता है। अब प्रकाश किरणें क्या होती हैं साथियों? गर्म होती हैं। क्या होती हैं? गर्म। अब जिस व्यक्ति की काली चमड़ी है, यानी जो व्यक्ति काला है, तो वो प्रकाश किरणों को क्या करेगा? ज्यादा ग्रहण करेगा, अवशोषित करेगा, वो उसको परावर्तित नहीं करेगा। अब वो अवशोषित करेगा तो वो सारी की सारी प्रकाश किरणें उसके शरीर में जाएंगी और उसको क्या करेगी? गर्म करेंगी। अब गर्म करेंगे तो इसको क्या लगेगी? गर्मी ज्यादा लगेगी। जो काला व्यक्ति होता है उसको गर्मी ज्यादा लगती है और ठंड कम लगती है। ठंड कम क्यों लगती है? उसका कारण क्या है? कि काला व्यक्ति उस प्रकाश किरणों को ग्रहण कर लेता है लेकिन वापस जाने नहीं देता। अब सर्दी के टाइम में प्रकाश किरणों को ग्रहण कर लिया, अब प्रकाश किरणों में क्या है? गर्मी है, वो गर्मी उसी के शरीर में रह जाती है, बाहर वापस परावर्तित नहीं हो पाती। इसलिए काले व्यक्ति को कम ठंड लगती है और अधिक क्या लगती है? गर्मी, है ना। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक बाल्टी रेत और एक बाल्टी पानी धूप में रख दिया जाता है तो क्या होगा? एक बाल्टी रेत है और एक बाल्टी क्या है? पानी है। दोनों को रख दिया जाता है धूप के अंदर, तो आपको ये बताना है कि क्या होगा। तो साथियों ध्यान रखना, रेत पहले गर्म होती है। रेत क्या होती है? पहले गर्म होती है, क्योंकि उष्मा का संचरण सबसे अधिक तेज किसके अंदर होता है? सबसे अधिक होता है साथियों ठोस के अंदर, उसके बाद द्रव के अंदर, उसके बाद गैस के अंदर, उसके बाद किस में होता है? गैस में। यानी उष्मा का संचरण जो होता है ना वो सबसे अधिक ठोस में होता है, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। तो आपका रेत जो है ना वो एक ठोस पदार्थ की भांति काम करता है, ठोस पदार्थ की भांति काम करते हैं। इसका मतलब रेत पहले गर्म होती है और पानी एक द्रव पदार्थ में आ जाता है, इसका मतलब वो क्या होता है? ठोस के बाद में गर्म होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने 484 नंबर क्वेश्चन कि जल धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है। धीरे ही गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है, उसका कारण क्या है? तो उसका कारण आप सभी को पता होगा साथियों, जल की विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है? जल की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। जल की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, इसीलिए जल धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ही क्या होता है? ठंडा होता है, जल की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होने के कारण। ठीक है ना, जल की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होने के कारण। विशिष्ट ऊष्मा होती क्या है? किसी भी पदार्थ का 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाने या फिर घटाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाती है साथियों? विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। अब विशिष्ट ऊष्मा अधिक है, इसका मतलब धीरे धीरे क्या होगा? गर्म होगा। धीरे धीरे गर्म होगा क्योंकि विशिष्ट ऊष्मा, आपको ऊष्मा ज़्यादा देनी पड़ेगी तब जाके ये क्या होगा? इसका तापमान बढ़ेगा। तो ज़्यादा देनी पड़ेगी, इसका मतलब वो धीरे धीरे गर्म होगा।
और धीरे धीरे ही क्या होगा, ठंडा होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि दो तारे हैं, एक ए और एक बी। ए जो है वो तो पीले रंग का है, बी है वो है नीले रंग का। तो प्रकाश उत्सर्जित ये करते हैं, तो ताप सबसे अधिक किसका होगा, नीले का होगा या फिर पीले का होगा। आपने देखा होगा साथियों, आपकी जो ज्वाला होती है, ज्वाला अगर ज्वाला नीली है तो वो तेज होती है, मतलब वो क्या होती है, अच्छी मानी जाती है और तेज होती है। और पीली ज्वाला के अंदर ऊष्मा क्या होती है, कम होती है। पीली ज्वाला के अंदर ऊष्मा क्या होती है, कम होती है। ये बात आपने कभी पढ़ी होगी। तो नीला जो है ना, नीला उसके अंदर क्या होती है, अधिक गर्मी होती है, उसके अंदर अधिक ताप होता है। तो नीले रंग का जो तारा है वो क्या करेगा, अधिक प्रकाश उत्पन्न करेगा, अधिक ताप उत्पन्न करेगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट। तो तारे बी का जो तापमान है वो क्या होगा, आपका अधिक होगा, क्योंकि वो नीला है। और नीला जो पदार्थ होता है वो तेजी से क्या करता है, उष्मा का संचरण करता है, उष्मा तेज छोड़ता है, ज्यादा छोड़ता है उष्मा। पीली ज्वाला कम छोड़ता है उष्मा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि जल के वाष्पन की गुप्त उष्मा यानी जल को वाष्प बनने में कितनी ऊर्जा में देनी पड़ेगी। तो ध्यान रखना साथियों, वाष्पन की जो गुप्त उष्मा होती है वो होती है 2260 कैलोरी उष्मा होती है वाष्पन की गुप्त उष्मा। यहीं पर आपको पूछ लिया गलन की गुप्त उष्मा, यानी गलने के लिए कितनी उष्मा चाहिए। तो गलने के लिए साथियों 540 कैलोरी चाहिए, गलने के लिए 540 कैलोरी चाहिए। और वाष्पित होने के लिए कितनी कैलोरी ऊर्जा चाहिए, तो ध्यान रखोगे आप अच्छे से, 2260 कैलोरी। 2260 तो वाष्पित होने के लिए चाहिए, और गलने के लिए कितनी चाहिए साथियों, 540 कैलोरी। ठीक है ना। अब ये आंकड़े वाले क्वेश्चन हैं जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वाष्पीकरण से किसी द्रव्य का ताप, अगर वाष्पीकरण होगा तो किसी द्रव का ताप क्या हो जाएगा। अब मान लो ये हमारी कोई कप है, यानी इस प्रकार से कप है, इस कप में आपने क्या डाल रखी है, चाय डाल रखी है ना। आपने चाय को छोड़ दिया कुछ टाइम के लिए, तो यहाँ से वो क्या होती जाएगी, यहाँ से वाष्प बन के बाहर निकलती जाएगी, भाप इनकी। तो आपकी चाय क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। चाय क्या हो जाएगी, ठंडी। अगर भाप नहीं निकलेगी तो चाय धीरे धीरे ठंडी होगी, लेकिन वहीं आपकी भाप तेजी से जा रही है तो आपकी क्या हो जाएगी, ये चाय ठंडी हो जाएगी जल्दी। इसका मतलब जब वाष्पीकरण होता है तो ताप क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ताप क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला है कि जल विचित्र व्यवहार करता है कितनी डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर। जल विचित्र यानी अलग अलग प्रकार का व्यवहार करता है। तो साथियों 0 से लेकर 4 डिग्री सेंटीग्रेड का जो तापमान होता है ना, वहां वो क्या करता है, विचित्र व्यवहार करता है। कैसे, 0 से 4 तक हम जाते हैं तो इसका घनत्व तो क्या होता है, घनत्व बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। और 4 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर क्या हो जाता है, अधिकतम हो जाता है। उसके बाद ये क्या होने लगता है, कम होने लगता है। फिर ये क्या है, अपना संतुलित रूप पकड़ लेता है। इसी प्रकार से आयतन की बात करते हैं तो आयतन 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक घटता है, और फिर 4 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर सबसे कम होता है, और फिर ये क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। फिर ये संतुलित रूप पकड़ लेता है। तो 0 से लेकर 4 डिग्री सेंटीग्रेड का जो तापमान है साथियों ना, वो एक विचित्र व्यवहार करता है पानी के लिए, है ना। तो पानी 0 से लेकर 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या करता है, विचित्र व्यवहार करता है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पानी में बर्फ का कितना प्रतिशत भाग डूबा रहता है। तो ध्यान रखना 1/10% भाग बाहर रहता है। ये 1/10 भाग कहाँ रहता है, बाहर, यानी 10 में से 1 भाग बाहर रहता है। कहने का मतलब 10% भाग तो बाहर रहता है सतह के ऊपर, और 90% भाग कहाँ रहता है, उस पानी की तल के नीचे रहेगा। इस प्रकार से ऊपर तो रहेगा वो 10% भाग, और नीचे रहेगा आपका 90% भाग। तो आपको पूछा है कि पानी में बर्फ का कितना प्रतिशत भाग डूबा हुआ रहता है, यानी सतह के नीचे रहता है। तो आपका 90% भाग, और 10% भाग क्या रहता है, ऊपर रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पानी से बीकर में डूबी हुई बर्फ पिघलने पर, यानी पानी के अंदर एक क्या है, आपका पानी है बीकर के अंदर, और इसमें आपने क्या डाल दी, बर्फ डाल दी, और वो बर्फ क्या हो जाएगी, पिघल जाएगी। पिघलने के बाद इस पानी का स्तर चेंज होगा या नहीं, तो साथियों नहीं होगा, इसका स्तर चेंज नहीं होगा, यानी जितना पानी पहले था उतना ही पानी रहेगा। अब आप ये कहोगे कि ये बर्फ कहाँ गई, तो साथियों कुछ वाष्पीकरण के द्वारा वायुमंडल में चली जाती है, जिसके कारण
ये क्या है, उसका तापमान जो है ना, इसका जो स्तर है वो उतना ही रहता है ना, चेंज नहीं होता। तो पानी से भरा हुआ कोई बीकर है, उसमें आपने क्या कर दी, कोई बर्फ डाल दी और वो पिघल गई, तो बर्फ पिघलने के बाद उसका पानी तो बन गया, लेकिन फिर भी उस बीकर का जो स्तर है ना वो बढ़ा नहीं, वो सेम का सेम रहा। इसका मतलब आपको ध्यान रखना है, क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 492 नंबर क्वेश्चन कि प्रेशर कुकर में जल का क्वथनांक बढ़ता है, अधिक हो जाता है, इसीलिए तो साथियों प्रेशर कुकर के अंदर क्या होता है, खाना जल्दी पकता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकने का कारण क्या है, उसका क्वथनांक अधिक हो जाना, क्योंकि प्रेशर कुकर में दाब बढ़ता है, और जब दाब बढ़ेगा तो उसका क्वथनांक क्या हो जाएगा, दाब बढ़ने पर क्वथनांक क्या होता है, बढ़ता है, सॉरी घटता है। क्वथनांक कम हो जाता है, सॉरी बढ़ता नहीं, कम हो जाता है। क्वथनांक क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्वथनांक कम होने का मतलब वो जल्दी गर्म होगा, क्वथनांक कम होने का मतलब वो जल्दी गर्म होगा, यानी जल्दी खाना बनेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वथनांक कम होता है, लेकिन गलनांक क्या होता है, गलनांक क्या हो जाता है आपका, बढ़ जाता है। गलनांक बढ़ता है दाब बढ़ने पर, और क्वथनांक क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सा प्रकाश वस्तु को अधिक गर्म करता है। तो साथियों सबसे अधिक इनमें आपको पूछा है, इनमें आपकी करेगी लाल किरण, क्योंकि लाल का क्या होता है, तरंग धैर्य ज्यादा होता है। इसका तरंग धैर्य ज्यादा होता है ना, इसीलिए क्या करती है, ये किसी वस्तु को ज्यादा क्या करती है, गर्म करती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। दाब का मात्रक क्या होता है, दाब का मात्रक पास्कल होता है, क्या होता है, पास्कल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय दाब का मात्रक क्या होता है। तो वायुमंडलीय दाब को हम बार के अंदर मापते हैं, किसके अंदर मापते हैं, बार के अंदर मापते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दाब मापने में प्रयुक्त होता है, दाब मापने में हम किसका उपयोग करते हैं, तो बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, बैरोमीटर का। और बैरोमीटर के अंदर आपका पाया जाता है मरकरी, क्या पाया जाता है, मरकरी पाया जाता है। यूडोमीटर के द्वारा हम क्या मापते हैं, यूडोमीटर मापता है वर्षा को, किसको मापता है, वर्षा को, कितनी वर्षा हुई है। थर्मामीटर आपका तापमान मापता है, और साथ ही जो प्लस मीटर होता है ना, प्लस मीटर, ये रक्त के अंदर ऑक्सीजन को मापता है, रक्त में O2 को मापने का काम करता है आपका प्लस मीटर, और अंगुली में डाला जाता है। ठीक है ना। अच्छा हम बैरोमीटर की बात करते हैं, तो बैरोमीटर अपने 3 प्रकार की प्रतिक्रियाएं दर्शाता है। अचानक इसके अंदर क्या होता है, मरकरी भरा होता है। अगर अचानक मरकरी का स्तर बढ़ जाता है, अचानक क्या हो जाता है, इसका स्तर बढ़ जाता है, तो इसका मतलब क्या है, सॉरी अचानक घट जाता है। अचानक इसका तापमान, इसका मरकरी, यानी ये हमारा बैरोमीटर है, ये बैरोमीटर है, और इसमें हमने क्या कर रखी है, मरकरी डाल रखी है। तो अचानक ये मरकरी का जो स्तर है वो नीचे आ जाता है अचानक, इसका मतलब क्या आने वाली है, आंधी आने वाली है। क्या आने वाली है, आंधी आने वाली है, आंधी तूफान आने वाला है। अगर ये क्या होता है, धीरे धीरे नीचे आता है, धीरे धीरे कहाँ आता है, नीचे आता है, तो इसका मतलब क्या होने वाली है, वर्षा होने वाली है ना। मौसम का अनुमान लगाने में काम आता है ये बैरोमीटर। अच्छा इसी प्रकार से आपका तीसरे की अगर बात करते हैं कि अगर धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, धीरे धीरे कहाँ जा रहा है, ऊपर, क्या, ये मरकरी का स्तर, बैरोमीटर में मरकरी का स्तर धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, इसका मतलब क्या होगा, दिन बिल्कुल क्या रहेगा, साफ रहेगा। ये 3 आंकड़े आपको ध्यान रखने हैं, इसकी 3 स्थितियां ध्यान रखनी है, जो यहां से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि बैरोमीटर में भरा जाता है, बैरोमीटर में क्या भरा जाता है, बैरोमीटर में मरकरी भरा जाता है। क्या भरा जाता है, मरकरी यानी पारा। अच्छा अगला क्वेश्चन है कि वायु दाब मापी में पारे का अचानक नीचे गिरना किस बात का संकेत है। वायु दाब मापी में पारे का अचानक नीचे गिरना किस बात का संकेत है। तो साथियों अभी मैंने बताया था, अचानक नीचे गिरना किसका संकेत होता है, आंधी तूफान आने का। अच्छा वर्षा आने का कब होता है, जब धीरे धीरे नीचे गिरता है, जब धीरे धीरे कहाँ गिरता है, नीचे की तरफ गिरता है, तब वर्षा आने की संभावना होती है। और शुष्क मौसम जो है ना वो कब रहेगा, जब धीरे धीरे ऊपर बढ़ेगा, जब मरकरी का तापमान जो स्तर है वो धीरे धीरे ऊपर जाएगा, तब क्या होगा, आपका शुष्क मौसम रहने की संभावना होगी। ये बैरोमीटर से होता है, और बैरोमीटर को हम वायु दाब मापी भी कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है, कम होता है। साथियों सभी को पता है, क्योंकि ऊपर वायुमंडल नहीं है, वायुमंडल कुछ मतलब स्तर तक ही है, उसके बाद क्या आ जाता है, अंतरिक्ष आ जाता है, और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे वायु दाब क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ऊपर ऊपर वायु दाब क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है ना। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी थी। तो साथियों मैंने आपको 500 क्वेश्चन ये करवा दिए, प्लस 500 क्वेश्चन मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में करवाए थे, 1000 क्वेश्चन करवा दिए, और साथ में बहुत सारे मैंने आपको फैक्ट भी बताए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों पार्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। इसका जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम, इसका पीडीएफ जो है वो मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। कहाँ पर मिल जाएगा? डिस्क्रिप्शन में अगर आप चेक करोगे ना तो इन दोनों क्लासों का, यानी पार्ट नंबर फर्स्ट का और पार्ट नंबर 2 दोनों का आपको क्या मिलेगा? पीडीएफ मिलेगा। वहाँ से आप ले सकते हैं, बहुत अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। अब साथियों मैं आपके लिए थ्योरी क्लास स्टार्ट करूँगा कल से। थ्योरी क्लास आपके लिए बहुत ज़बरदस्त रहेगी। पहले स्टार्ट करूँगा बायोलॉजी से। पहले हम बायोलॉजी करेंगे और बायोलॉजी के बाद हम फिजिक्स और केमिस्ट्री कर लेंगे। तो बायोलॉजी बिल्कुल शांत तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से पढ़ने वाले हैं। हर प्रकार के एग्जाम को ध्यान में रख करके अच्छा कंटेंट आपको देने वाला हूँ। एक बार सभी को देखना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है, ठीक है। चलिए, क्योंकि क्वेश्चनों में ज़्यादा समझा नहीं पाता हूँ, क्वेश्चनों में ज़्यादा कंसेप्ट आपको दे नहीं पाता हूँ, लेकिन थ्योरी के अंदर आपको बहुत अच्छे से मैं आपको पढ़ाऊंगा ज़बरदस्त तरीके से। एक बार क्लास लेके देखना, फिर आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आज की इस क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।